हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज फेसबुक लाइव में वाहिद शेख साहब बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। वाहिद वाहिद शेख साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये बॉम्बे के बाशिंदा हैं और अभी एक स्कूल में टीचर का काम ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन 2006 में बॉम्बे में ट्रेन धमाका हुआ और उसमें वाहिद शेख साहब, अब्दुल वाहिद शेख साहब के अलावा बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, उनको जेल में बंद किया गया और तकरीबन 8, 9, 10 साल गुजरने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाहिद साहब के खिलाफ कोई भी मामला नहीं है और उनको बाइज्जत बरी कर दी जाती है। लेकिन जिस दिन वाहिद साहब को जेल में डाला गया, जिस दिन इनके खिलाफ मामले बनाए गए, उस दिन मीडिया बड़ी बड़ी खबरें बनाई। लेकिन जिस दिन इनको 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 बाइज्जत बरी किया गया उस दिन कोई खबर नहीं है। और इन्होंने, वाहिद शेख साहब ने, जो भी इनके ऊपर जो भी तकलीफ और जो भी अजियत, जो भी परेशानी जो इन्होंने झेली, उसको इन्होंने कलमबंद किया है। और इसके साथ साथ इनके जितने भी साथी जो फंसाए गए थे इस केस में, सारे लोगों के जो मतलब अनुभव थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, तजर्बे थे, उसको उन्होंने कलमबंद किया और एक किताब इन्होंने शाया की है उर्दू में सबसे पहले, जिसका नाम था बेगुनाह कैदी। और ये किताब अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके कल ही उसका इजरा होने वाला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इनके साथ जो कुछ भी हुआ और देश में जो अकलियत और माइनॉरिटी के साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसको समझ सके, उसको जान सके। और हमारा जो सेकुलर जो आइन है उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में भी लोग जान ले। तो वाहिद साहब ने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। इसके लिए हम आप अपनी तरफ से और आपकी तरफ से इनका शुक्रगुजार हैं और इनका खैर मकदम करते हैं। और मैं सबसे पहला सवाल शेख साहब से यही पूछूंगा कि आपकी किताब के अंदर में मुख्य मुख्य बातें, जो जो अहम तरीन जो बातें हैं, उसको जरा बयान कर दें। शुक्रिया डॉक्टर अभय कुमार साहब। आप जानते हैं कि 2006 से 2015 के बीच में मुझे जेल में बंद कर दिया गया था और 2014 में अत्थर रोड जेल मुंबई में जिस वक्त मैं बंद था वहां मैंने ये किताब लिखी। और उस वक्त कोई हमारे केस का फैसला नहीं आया था, लेकिन इस किताब में जो मैंने खास तौर से अपने तजुर्बात भी लिखे हैं कि किस तरह से पुलिस ने मुझे और मेरे 12 साथियों को इस केस में फंसाया है, किस तरह से पुलिस ने ये झूठा केस बनाया है, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ इस बार ये भी लिखा है कि किस तरह से पुलिस को फेस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को किस तरह से फेस किया जाए, किस तरह पुलिस जो है झूठे गवाह और झूठे जो है मुकदमे बनाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उस वक्त मैंने लिखी थी। और एक साल के बाद यानी 2014 में मैंने लिखी, 2015 में जजमेंट आया जिसमें अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन बाकी जो 12 लोग थे उनको सजा दे दी, जो कि मुझसे ज्यादा बेगुनाह थे, मुझसे ज्यादा मासूम थे। 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी गई है। तो उनकी स्टोरी मैंने इस किताब में लिखी है। इस किताब को मैंने जो डेडिकेट किया है उन 12 मासूम और बेगुनाह कैदियों के नाम ये किताब मैंने डेडिकेट की है। और ये पूरी किताब जो है 7/11 केस को जो है दर्शाती है, बताती है कि उसमें क्या ज्यादती हुई है। और इस किताब के माध्यम से जो अभी 3 जबान में आ चुकी है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, और भी बहुत सी जबानों में इसको आना बाकी है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, गुजराती है, बहुत सी जबानों में ये आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। हम इस किताब के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इस केस के अंदर बहुत ज्यादती हुई है, इसमें गलत लोगों को पकड़ा गया है। और हमारी सबसे अपील है, अदलिया से अपील है कि इस केस में पकड़े गए बेगुनाहों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यही इस किताब का मेन मकसद है। अच्छा वाहिद साहब, एक चीज बताइए कि हम एक तजाद देखते हैं कि एक तरफ पुलिस को बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिया गया है, पुलिस की जिम्मेदारी तलब करने वाले मतलब जो हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडरान हैं,
वो कुछ नहीं कहते। एक पुलिस का अपना राज है, जिसको जब मन करे जेल के अंदर में कैद करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जो बेगुनाह लोग जेल में जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, उनको लेके कोई कंपनसेशन की कोई बात नहीं करता है। तो बड़ी ही भयानक और बड़ी ही खौफनाक का तस्वीर है। इसमें इससे कैसे बाहर निकला जाए? जी। देखिए, पुलिस को जो है बहुत सा प्रोटेक्शन जो है उनको मिला है कि वो गुड फेथ के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, गुड फेथ में जो है लोगों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं। वो ऐसा माना जाता है कि भाई पुलिस की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस उनका काम तो जो है तफ्तीश करना है। और तफ्तीश के नतीजे में ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बेगुनाह भी जो है पकड़ा जाता है, जेल में चला जाता है। तो इसमें पुलिस की कोई जो है जाती गलती नहीं है, इसलिए पुलिस को इल्जाम नहीं दे सकते, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। पुलिस को अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई हिंदुस्तान में कानून नहीं है, कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन का कोई कानून नहीं है। और जो नए नए एक्ट आ रहे हैं, यूएपीए है, एमसीओसी है, कोटा और टाडा जो थे, ये सारे एक्ट इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि पुलिस के हाथ को मजबूत से मजबूत तर किया जाए। दूसरी तरफ जो है हमारे जो कैदी या जो भाई जो जेलों के अंदर है, अभी खुद जो है यूएपीए के अंदर बड़े पैमाने पर लोग जो है पकड़े जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको जो है ना कंपनसेशन मिल रहा है, ना रिहैबिलिटेशन हो रहा है, ना उनको नौकरी मिल रही है। पुलिस उनको परेशान करती है क्योंकि कोई कानून है नहीं, इसलिए वो उनको मिल नहीं रहा है। तो अब मेरे हिसाब से जो लोग गिरफ्तार होते हैं झूठे मुकदमे में, वो कैसे बचेंगे, ये तो बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन ये कि गिरफ्तारी से पहले हम क्या कर सकते हैं, पुलिस के केस में पुलिस के चुंगल से बचने के लिए हम क्या एविडेंस जमा कर सकते हैं, हमारे पास क्या सबूत होना चाहिए, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको करना चाहिए। और ये सारी चीजें मैंने डिटेल में अपनी किताब में लिखी है। अगर कोई इस किताब को पढ़ेगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हाउ टू फेस पुलिस और हाउ टू फेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। जी, मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक जेएनयू में वाकया हुआ था, और मैंने वाहिद साहब को कॉल किया था कि एक दोस्तों के ऊपर मतलब पुलिस मुकदमा हो गया है, और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लो, वो कर लो। तो आप जरा बताइए कि बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी भी गिरफ्तारी के जो मतलब खतरे हैं वो हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो आपने जैसा बताया कि आपकी किताब के अंदर में भी सारी बातें तफसील से कही गई है, लेकिन अगर कुछ अहम चंद बातें अगर आप बताना चाहते हो, नसीहत देना चाहते हो, ताकि अगर आपके ऊपर इस तरह का खतरा हो तो कैसे उसका मुकाबला बने और किसी का चारा ना बने, जो सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं उसका चारा ना बने और अपनी जिंदगी को ना गंवाएं। जी, इसके बारे में कुछ देखिए, हमें उसमें नसीहत कीजिए। सबसे पहले तो ये है कि अपने दिलों से जो है पुलिस का डर हमको निकाल देना चाहिए। पुलिस का जो लालच है, यानी पुलिस जो लालच देती है, सबसे बड़ा पुलिस लालच ये देती है कि भाई हम आपको केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम आपको जो है अरेस्ट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो पुलिस के लालच या पुलिस के झांसे में हमको नहीं आना चाहिए। और आपकी बेगुनाही के जो सबूत आप जमा करके रख सकते हैं, आपको वो रखना चाहिए। आपके घर के बाहर, आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर बाहर आप सीसीटीवी फुटेज कैमरे अगर आप लगा सकते हो तो उसको लगाना चाहिए। आप जो पुलिस वाला आपको सता रहा है या परेशान कर रहा है या बार बार पुलिस स्टेशन में बुला रहा है, विदाउट नोटिस आपको बुला रहा है, तो ऐसे पुलिस वाले की कंप्लेंट आपको बेडर बेखौफ होकर करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि अगर हमने इसकी कंप्लेंट कर दी तो पुलिस वाला हमसे बदला लेगा और हमको जो है फंसा देगा और केस में डाल देगा। आप अगर उसकी नीयत वो करने की है, तो अगर आप ये नहीं भी करेंगे तब भी वो करेगा। तो इसलिए उसकी कंप्लेंट आप फाइल कीजिए कमिश्नर के नाम, आरटीआईज करके उसकी सारी चीजें, उसकी इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बारे में कुछ चीजें निकालिए, उसका रिकॉर्ड मंगाइए। तो आप जो कुछ आपके बचाव के लिए हो सकता है एफिडेविट तैयार करके रखिए। आपके जो बेगुनाही के सबूत के तौर पे जो विटनेसेस आपके पास है उनका एफिडेविट बना करके रखिए। तो जो पॉसिबल चीजें आप डिफेंस में तैयार करके रख सकते हैं उसको करके रखना चाहिए। जो रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आप पुलिस से डर जाएंगे, अगर आप पुलिस के झांसे में आ जाएंगे, तो फिर आपको एक बड़े केस से में पुलिस फंसाएगी और उससे आप बच नहीं सकते। हमारी मिसाल ले लीजिए, हम पुलिस से डरते रहे, हम पुलिस के झांसे में आते रहे,
और हमको ये लगता कि भाई थोड़े दिनों बाद पुलिस हमको छोड़ देगी, लेकिन हमारी ये खामोशी पुलिस को बड़े केस में डालने के लिए एक मददगार साबित हुई। और फिर आगे चल करके पुलिस ने हमको 7 बड़े बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट कर लिया, यूएपीए के अंदर, एमसीओसी के अंदर, और हमको फिर जो है 9 साल हमारी जिंदगी के जेल में गुजारने पड़े। तो पुलिस का डर अपने दिलों से प्लीज निकाल दीजिए। अच्छा वाहिद साहब, एक चीज बताइए, सरकारें बदलती हैं लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इंसाफ लोगों को नहीं मिल पाता है। और एक जब जब साबिका हुकूमत थी तो वहां पे मुसलमानों की गिरफ्तारी की बड़ी खबरें आती थी, धमाके की भी बहुत बड़ी खबरें आती थी। ये जो नई सरकार है इसमें एक दूसरी नौयत की परेशानी लोगों के बीच में आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बदलने से कुछ हालत बनती बिगड़ती है, या सिस्टम उसी की तरह उस मतलब बिल्कुल जालिम बना हुआ है? जी। देखिए, सिस्टम सिस्टम तो पूरा हमारा जो है करप्ट सिस्टम है, पूरा जो है एक सड़ा हुआ सिस्टम है। उसमें हैंड्स बदल लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पहले जो है कुछ गोरे हैंड्स थे अंग्रेजों के जमाने में, आज जो है कुछ काले या कुछ जो है रंगीन हैंड्स आ गए हैं, है ना। कुछ कांग्रेसी हैंड्स थे, कुछ बीजेपी के हैंड्स है। हैंड्स बदलने से कुछ नहीं होता, सिस्टम हमारा वही जो करप्ट और वो लैप्स सिस्टम है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और ये सिस्टम जो है, सिस्टम चलाने वालों को ही मजबूर करता है कि वो ऐसे कुछ काम और ऐसे कुछ करतूत करे ताकि उनका ये सिस्टम चलता रहे, ताकि उनकी वो हुकूमत चलती रहे। वो हुकूमत में रहने वाले लोग ही जो है धमाके भी करवाते हैं, वो जो है पार्लियामेंट पे अटैक भी करवाते हैं, वो जो है लोगों को मरवाते भी है ताकि उनकी जो है हुकूमत चलती रहे, चमकती रहे। और इसके वजह से जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद हासिल करते हैं। जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, बीजेपी जो है बम ब्लास्ट करवाती थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट को जो है डिस्टर्ब करती थी, कांग्रेस को मजबूर करती थी, प्रेशराइज करती थी कि मुसलमान जो है टेररिस्ट होता है, वॉर एंड टेरर के नाम पर, और जो है इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा जाता था। और कांग्रेस को मजबूर किया जाता था कि वो जो है मुसलमानों को अरेस्ट करे। और कांग्रेस को अपनी हुकूमत चलानी थी तो वो जो है बड़े पैमाने पर मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन बीजेपी के पावर में आने के बाद बीजेपी ने अब जो है पैंतरा बदल दिया है। अब वो बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, अब पार्लियामेंट पे अटैक नहीं हो रहा है, अब लाल किले पे अटैक नहीं हो रहा है। अब जो है दूसरे तरह के जो है हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए कानून सख्त लाए जा रहे हैं, और जो है मॉब लिंचिंग हो रही है, और जो है आइडेंटिटी के नाम पर जो है लोगों को, मजहब के नाम पर जो है लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गोश्त खाने के नाम पर, गोश्त रखने के नाम पर जो है लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो है पूरा ये पॉलिटिकल जो है गेम प्लान है, ये गंदी सियासत है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सियासत को और ये पूरे सिस्टम को जो है चेंज करने की जरूरत है। अच्छा एक चीज और बताइए कि एक रिपोर्ट हिंदू में आई थी कुछ दिन पहले कि जब से नई हुकूमत आई है तब से यूएपीए के जो मामले हैं, जो दहशतगर्दी से जुड़े हुए जो केसेस हैं, उसमें तकरीबन 70% का इजाफा हो गया पिछले, अगर आप 6 या 7 सालों के दौरान में अगर आप देखें। और न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित और बहुत सारे एक्टिविस्ट और लेफ्ट से जुड़े हुए लोग और सामाजिक कारकुन को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो भारत जैसे इस बड़े जमहूरियत में, जहां पे सबको बराबरी के हुकूक है, जहां पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वहां पे इतना काला कानून कैसे चल सकता है और इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती है, और अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भारत जैसे मुल्क में जो सबको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, सबको बराबरी के हुकूक है, दस्तूरी हुकूक है, ये सब किताबों में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को प्रिविलेज हासिल है, कुछ लोगों को फैसिलिटीज हासिल है, और कुछ लोगों को मजहब के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर जो है वो फैसिलिटी नहीं हासिल है, वो बराबरी का हक उनको नहीं हासिल है। और इस तरह से ये जो यूएपीए या सीएए और एनआरसी वगैरह जो इस तरह से जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि सरासर काले कानून बनाए जा रहे हैं, और इसका मिसयूज किया जा रहा है, अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इसका मिसयूज किया जा रहा है। और हम इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो है यूएपीए के जो मामला थे वो बढ़ते जा रहे हैं। अब कल तक तो ये हो रहा था कि बहुत आदिवासियों पे लग रहा था, मुसलमानों पे लग रहा था, लेकिन जब इस हुकूमत को ऐसा फील हुआ कि ये हमारे खिलाफ भी जो बात करेगा उस पर भी हम लगाएंगे, इसीलिए यूएपीए में अमेंडमेंट भी लाया गया है। और वो इतना खतरनाक इंडिविजुअल का अमेंडमेंट है कि अब जो है आपको किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर एक आदमी इंडिपेंडेंट भी कोई काम कर रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट
इंडिविजुअल को जो है टेररिस्ट घोषित करके यूएपीए के तहत उसको जेल में बंद कर सकते हैं। और कई एक्टिविस्ट है, कई जर्नलिस्ट है, कई लॉयर्स है, कई जो है अच्छे इंसान है जिनको जेलों में डाला गया है। भीमा कोरेगांव वाला मामला भी आप देख रहे हैं। स्टैन स्टेन स्वामी का स्टेन भी जो जी जी जी, फादर स्टेन स्टेन स्वामी जी। स्वामी, फादर स्टेन स्वामी की भी जो है इतने इतने उम्र दराज आदमी जो इतने बीमार थे, उनको बेल नहीं दी गई है और 1 साल से ज्यादा उनको जेल में रखा गया, आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो काला कानून है, फिर ये जब काला कानून बनता है और अब हम जब हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते और हम ये समझते हैं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल होगा, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा या दूसरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम ये गलत सोचते हैं। और आप देखिए कि आज ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि आदिवासी दलित के साथ साथ एक जो आम जो तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो एक हमारा जो समाज के अंदर क्रीम तबका है, जो हक और इंसाफ की बात करता है, जो जस्टिस और जो है इक्वालिटी की बात करता है, उनके खिलाफ भी जो है ये जो है कानून इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। और अब मौका आ गया है कि जिस तरह टाडा और कोटा को रिपील किया गया था, जिसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया गया है, अब स्टेन स्वामी, फादर स्टेन स्वामी के इंतकाल के बाद ये बात हमको पूरी जोर से उठानी चाहिए कि अब जो है वक्त आ गया है कि यूएपीए को रिपील किया जाए। जी, एक मुख्तसर सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि आवाम जो हिंदुस्तान की है वो सेकुलर जहन की है, आवाम को हिंदू मुसलमान के झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। ये ऊपर बैठे हुए लोग जो है नफरत की राजनीति सिर्फ वोट के लिए करते हैं। तो हम ये ना देखें कि गिरफ्तार होने वाला मुसलमान गिरफ्तार हुआ है कि हिंदू गिरफ्तार हुआ है, जो भी मासूम लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके लिए हमें हक के लिए और उनके इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इसको लेके एक समाज में एक बड़ी आवाज कैसे हो, आप कुछ इसके लिए कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो आप जरा बता दें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जो है नाइंसाफी होगी, जब भी जुल्म होगा, जब भी अत्याचार होगा, तो हम सबको जो है ये बात सही है कि मजहब और मिल्लत से ऊपर उठ करके इंसानियत के हवाले से हमको ये बात करनी चाहिए कि गलत हो रहा है, बंद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त यूएपीए बनाया जा रहा था, अमेंड किया जा रहा था 2008 में, 2010 में इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, उस वक्त भी हमको जो है इसकी मुखालिफत करनी चाहिए थी, इसको जो है उसके रिपील की बात करनी चाहिए थी। कल तक जो है कांग्रेस ने जो है इसको जो है मजबूत किया, आज यही जो है यूएपीए जो है आम लोगों के लिए और दूसरे पक्ष के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात भी सही है कि हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखना चाहिए कि कौन गिरफ्तार हुआ है, इंसान गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो है इसके शिकार माइनॉरिटी कम्युनिटी के, टाडा, कोटा, मोका, यूएपी, आप देखिए उसमें ठीक है, अभी तो बहुत हद तक के आम लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी है, मेरा जो एक मैं इस पे बाकायदा रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जिस पर यूएपीए का जो है चार्जेस लगाए गए और 10 और 15 साल तक के वो अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहे और 15 साल के बाद और 16 साल के बाद जो एक्विटल का जो है ऑर्डर आया है। तो जब हम ये बात देखते हैं कि बड़े पैमाने पर इसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, तो हम ये बात दावे से कहते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ और आदिवासी कम्युनिटी के साथ जो किया गया है, जो कि गलत है। अब जो आपका सवाल है कि इसको किस तरह से खत्म किया जाए, तो इसमें हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये जो नफरत की जो राजनीति है, ये जो नफरत का माहौल जो फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और जो है लोगों को प्यार का संदेश देना पड़ेगा, लोगों को मोहब्बत की बोली सिखानी पड़ेगी, तब जाकर के माहौल कुछ बनेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये किताब कोई पढ़ना चाहे, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये बहुत जरूरी किताब है, क्योंकि भारत में सिविल राइट्स जो है, जो शहरी हुकूक हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये बात सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको नोट कर रही है। यूएन के कुछ जो इंसानी हकूक की जो तंजीम है वो भी बार बार इस पे बोल रही है, यूएसए की भी तंजीम बोल रही है। तो जो गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रही है। तो भारत को बचाने के लिए हमको फिर से जो आइन के अंदर में जो सिविल राइट्स देनी है उसको फिर से हमको मजबूत करना होगा और उस पर किसी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करना होगा। इस दिशा में आपकी किताब बहुत ही अहम है। जो दोस्त इसको पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में किताब है बेगुनाह कैदी, और अभी अंग्रेजी में किताब शाया होकर पब्लिश होकर आ रही है, इनोसेंट
प्रिजनर जिसका कल ही इजरा होगा, उसको प्रकाशित किया जाएगा, उसका विमोचन होगा, तो ये किताब कैसे हासिल होगी ये जरा बता दो। बहुत सिंपल है, अमेजोन सबके पास है, अमेजोन पर वो अवेलेबल है, आप वहां से मंगा सकते हैं। जो लोग दिल्ली में, डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब का फारोस मीडिया एंड पब्लिशिंग हाउस ने इसको छापा है, फोन करके उनसे मंगाया जा सकता है, और घर बैठे अमेजोन पर अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। जी, तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि अमेजन पे ये किताब मौजूद है, वहां से आप इनोसेंट प्रिजनर्स ले सकते हैं, और फेरोज पब्लिकेशंस जो है दिल्ली में, जिससे जो डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान जो बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं और फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के जो चेयरमैन थे, उनसे भी आप राब्ता करके, मिली गजेट से राब्ता करके इस किताब को हासिल कर सकते हैं। वाहिद साहब, आपने बात की और बहुत ही अच्छी बात की, और हमारी जो गुफ्तगू है एक मुस्बत पड़ाव पे आके खत्म हुई। हम फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।